हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एलयू अपडेट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज हमारा जो सेमेस्टर 1 की क्लास स्टार्ट होने वाली है। सेमेस्टर 1 में हमारा जो पेपर है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है। सेमेस्टर 1 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है। इसमें कौन कौन से टॉपिक है वो चीज़ें थोड़ा सा देख लेते। पहली बात, हम पूरे सिलेबस की बात नहीं करेंगे, केवल यूनिट 1 की बात करेंगे। क्योंकि आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं यूनिट 1, केवल यूनिट 1 हम कंटिन्यू करेंगे। तो केवल यूनिट 1 की बात करेंगे। जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे उसके आगे बताते जाएंगे आपको किस यूनिट में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो मेरा नाम है प्राणेश गुप्ता। मैं आपको ये पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर, जिसमें 4 यूनिट्स हैं, वो आपको कंप्लीट कराऊंगा। इसके साथ आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड की जाएंगी और एग्ज़ाम के टाइम आपको जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ये चीज़ें आपका होने वाला है, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स प्लस क्लास नोट्स जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको वीडियो लेक्चर के साथ आपको मिलेंगी। तो पहली यूनिट में बात कर लेते हैं। पहली यूनिट में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। एक बार पहली यूनिट में 3 पार्ट हैं, शायद 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का है। पहला पार्ट हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। दूसरे पार्ट में हमारा जो है पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ हैं और क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो दूसरा जो है हमारा वो पीरियडिसिटी है, पीरियडिसिटी। और इसी में 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म जो आते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तीसरा जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इन 3 पार्ट्स में हमको पहली यूनिट कवर करना है, इन 3 पार्ट्स में। एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये 3 पार्ट हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसलिए ये अलग से आपका यूनिट में लिखा हुआ है। ये दोनों टर्म आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बाकी बहुत सारे टर्म आपको पीरियडिसिटी में देखने को मिलेंगे। ये पीरियडिसिटी में ही एक टर्म है, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहली चीज़ हमें कुछ क्वांटम बेस्ड स्ट्रक्चर, जो एटम का स्ट्रक्चर है वो पढ़ना है, जिसमें हम क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे। इसके अलावा अबाउ प्रिंसिपल की हेल्प से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करते हैं। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और क्या चीज़ें हैं। और जो शेप्स हैं, शेप्स जैसे आपके s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल, इन सारे शेप्स पढ़ेंगे ऑर्बिटल्स के। इसके अलावा हमारे में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। इतनी चीज़ें आपके पहले पार्ट में। दूसरे में क्या है कि मैं आपको पीरियडिक टेबल पहले लर्न कराऊंगा। उसके बाद जो उसमें एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, वो सारी चीज़ें, उनके कुछ रिलेशन, कुछ इफेक्ट और उनकी रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, ये सारी चीज़ें। और एक प्रॉपर्टी जिसमें मेन प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में बात करने वाले। इतना हमारा यूनिट 1 में है। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा यूनिट 1 में सबसे पहले जानते हैं कि एटम क्या है। तो एटम क्या है, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मेटल। कोई भी मैटर है, मैटर क्या होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसके पास अपना कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। तो जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर होती है उसे हम एटम कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए हम लें तो एग्जाम्पल में आपका पीरियडिक टेबल में आपका ऑक्सीजन हो गया, नियान हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब आपके एटम्स हैं। अब मॉलिक्यूल्स क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिल जाएं, कैसे मिलेंगे, केमिकल बॉन्ड के थ्रू आपस में लिंक्ड होंगे, तो उसे हम मॉलिक्यूल कहेंगे। अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम इज लिंक्ड टुगेदर बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल बॉन्ड। तो
इलेक्ट्रॉन शेयर के थ्रू केमिकल बॉन्ड बनता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं लूँ, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, ये आपका मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल भी हो गया, H2 Cl2 O2, ये सारे मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल हो गए। इसमें जो है देखो एक बॉन्ड है जिसमें 2 एटम जो है लिंक्ड है, और इसको हम कहेंगे केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी भी 2 स्पेसीज के बाद, 2 एटम के बाद, 2 एटम के बीच में, या किसी भी 2 स्पेसीज के बीच में, तो उसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। ठीक, एक प्रकार का अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो हम इसमें बता रहे हैं कि इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी बॉन्ड में, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ट्रिपल है तो 6, ठीक है। मतलब टोटल एक बॉन्ड में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, और बात करें जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है, तो उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें जो है अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसका होता है, 1 इसका होता है और 1 इसका होता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें होती है। तो केमिकल बॉन्ड के थ्रू ये लिंक्ड होते हैं, शेयर करके इलेक्ट्रॉन, तो हमारा मॉलिक्यूल बनता है। अच्छा जी, थोड़ा सा और बात करें तो एटम के कुछ बेसिक पार्टिकल के बारे में अगर हम जानें, तो एटम के जो बेसिक पार्टिकल हैं, एटम के जो बेसिक पार्टिकल हैं, उसमें हम पहला पार्टिकल अगर देखें, एटम के जो बेसिक पार्टिकल हैं उनकी अगर बात करें तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इनको हम बेसिक पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। बेसिक पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल कहा जाता है एटम का। अच्छा जी, आगे हम बात करेंगे, इसी के बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि मान लो हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन को हम P से डिनोट करते हैं और न्यूट्रॉन को हम N से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर P होगा और हमारा N होगा, यहाँ पर हमारा P होगा और N होगा, P + N, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, इसके बाहर सेल है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम न्यूक्लियस कहेंगे। इसके बाहर सेल होंगे, सेल में क्या होंगे, सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन, सेल में इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसमें ज़्यादा बना दिया है हमने, इसमें 2 ही होते हैं फर्स्ट सेल में, फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कॉन्सेप्चुअली ये सही है, ठीक है। ये बात हो गई कि आपका इसमें न्यूक्लियस हो गया और इसमें सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जो आपके होते हैं निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, निगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, चार्ज होते हैं। और न्यूट्रॉन जो होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन हमारा जो होता है वो न्यूट्रल होता है। इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी, इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। एक बार ज़रा फिर से देख लेते हैं। इसमें हमने कुछ नहीं पढ़ा कि अभी ये सिलेबस हमने देखा, इसके बाद हमने देखा कि एटम क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर होती है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, या दो से ज़्यादा ग्रुप ऑफ एटम जो एक केमिकल बॉन्ड के द्वारा लिंक्ड होते हैं, तो वो मॉलिक्यूल हो गए। अब एटम के 3 बेसिक पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम लोग जो देख रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, उसके सराउंडिंग में सेल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है हमारे निगेटिवली चार्ज होते हैं। इतनी चीज़ें हमने अभी तक देखी है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, आइए देखते हैं। एटॉमिक नंबर जो होता है, नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। एटॉमिक नंबर को तो हम Z से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं और प्रोटॉन को हम P से डिनोट करते हैं। ये चीज़ हो गई कि एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन के नंबर के इक्वल होता है। अगर हम एटॉमिक मास की बात करें, एटॉमिक मास,
एटॉमिक मास। इसकी बात करें तो ये n प्लस p के बराबर होता है। एटॉमिक मास क्या होता है, जैसे कि आपने 11 सोडियम 23, तो ये आपका एटॉमिक मास है, ये आपका एटॉमिक नंबर है। अगर एक्साइटेड स्टेट में नहीं है तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अच्छा जी, आगे देखिए कि एटॉमिक मास जो होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालें, एटॉमिक मास को हम ए से डिनोट कर सकते हैं। एटॉमिक मास को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, ए से। एटॉमिक मास ए से डिनोट कर सकते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्लूटॉन, ठीक है। अब हम अगर न्यूट्रॉन का निकालें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये चीज़ आपकी हो गई, ये आपका फार्मूला हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। इसी तरीके से नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। थोड़ा सा इसे सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिखें, थोड़ा सा अगर हम इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें, तब देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे। हाँ जी, तो इसको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम किससे डिनोट करते हैं, n से। तो n इज इक्वल टू a माइनस p हो जाएगा, ये आपका फार्मूला हो गया। दूसरा नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो p इज इक्वल टू एटॉमिक मास a माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n से डिनोट करते हैं, या इसे आप z भी लिख सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो प्रोटॉन को z भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका z इज इक्वल टू m, ये आपका हो गया। ये चीज़ आपका होगा क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के ही इक्वल होता है। आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, हमारे पास सिंपल सा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी आप ले लेते हैं, नाइट्रोजन का ले लेते हैं, 7 9 14 आपका होता है। तो यहाँ से नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। एटॉमिक नंबर इसमें कितना है, हाँ, एटॉमिक नंबर इसमें कितना है, एटॉमिक नंबर यहाँ पर 7 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, p इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 7, z इज इक्वल टू p, z इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 7 हो गया। ये चीज़ हो गया। अब हमें क्या पता है, हमें a बराबर पता है, a बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, n प्लस z होता है। a अगर हम निकालें तो वैसे तो 14 हमने दे रखा है, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 7 प्लस 7, ये नंबर और ये, ठीक। अब यहाँ से अगर न्यूट्रॉन निकालें तो a माइनस जेड हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू a की वैल्यू कितना है, 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस केस में आ चुका है, बट ज़रूरी नहीं कि हर केस में ऐसा हो, ज़रूरी नहीं कि हर केस में ऐसा हो। अच्छा जी, इतनी बातें हमने कर ली। अब हम कुछ टर्म की बात करते हैं, जैसे कि हमारा आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, और एक आइसो न्यूट्रॉन जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। अभी मैं आपको लिखवाता हूँ क्या होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आइसो न्यूट्रॉनिक, ठीक है। तो आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप तो अगर इसमें थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास डिफर, एटॉमिक मास, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी 12th क्लास में, बट थोड़ा सा बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। एटॉमिक मास डिफर, एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो 1H1, 1H2, 1H3,
ये आपका हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास चेंज हो रहा है इस तरीके से। ये चीज़ आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अब देखो दूसरा देख लेते हैं कि दूसरा हमारा क्या है, आइसोबार क्या होते हैं। आइसोबार हम देख लेते हैं कि आइसोबार क्या होते हैं। अच्छा जी, इसमें क्या होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफर करते हैं। एटॉमिक मास सेम, एटॉमिक मास सेम बट एटॉमिक नंबर डिफर। ये आपका आइसोटोप होता है, ये आपका आइसोटोप आपको देखने को मिलेगा। अच्छा जी, इसके एग्जाम्पल देखें। इसमें और एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो आप लोग और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। एक होता है 12C, हाँ 12C 6 12C और 13C, इसका ये चीज़ है। यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर क्या चीज़ सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक मास यहाँ पर डिफर हो रहा है, एटॉमिक मास यहाँ पर डिफर हो रहा है। अच्छा जी, अब देखो इसमें देखो अगर हम बात करें कि इसका एग्जाम्पल ले लें तो आर्गन, इसके बाद आपका पोटेशियम और कैल्शियम। एग्जाम्पल में हम इसके 3 एग्जाम्पल ये यहाँ पर हैं आपके, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो इसमें अगर हम देखें तो देखो इसमें तीनों का एटॉमिक जो मास होता है वो 40 होता है, एटॉमिक मास 40 होता है, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, 18, 19 और 20। ये चीज़ होती है, 18, 19 और 20 होती है। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। हाँ, आइसोन्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स के बारे में देख लेते हैं। थर्ड वन इज आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, सेम होते हैं। और डिफरेंस किस में होता है? एटॉमिक नंबर में डिफरेंस होता है, एटॉमिक नंबर डिफर करते हैं, एटॉमिक नंबर डिफर करते हैं, एटॉमिक नंबर आपका डिफर करते हैं। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पर हम 2 एग्जाम्पल यहाँ पर आपका ले रहे हैं, 39K और इसका 19 होता है। और यहाँ पर हम दूसरा अगर देखें तो कैल्शियम 2040, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में। यहाँ पर आप लोग सरप्राइज नहीं होइएगा कि यहाँ पर हमने 40 के लिखा और यहाँ 39, दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो दोनों फॉर्म, जैसे कार्बन का C612 और C613 भी एग्जिस्ट करता है, जिसमें C612 की अबंडेंस ज़्यादा है, रिलेटिव अबंडेंस जो है C13 के, वो रिलेटिव अबंडेंस C12 की ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे। आइए चेक कर लेते हैं। देखो हमारा A बराबर क्या था, A बराबर हमारा N प्लस Z था। ठीक है, तो यहाँ से हम N निकालेंगे तो A माइनस Z हो जाएगा। चलिए पहले 39 के लिए निकाल लेते हैं, 39 के 90 के लिए हम इसमें निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर, N इज इक्वल टू 39 माइनस 90, ये हमारा 20 आ गया ये। अब इसके लिए अगर निकालें कैल्शियम 40 और ये 20, तो N इज इक्वल टू 40 माइनस 20, यानी कि N इज इक्वल टू 20 आ गया। ये देखो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो ये आइसोटोन होते हैं, आइसोन्यूट्रॉनिक भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ें बातें हो गई, ये चीज़ें बातें हो गई। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसी भी होती हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसी क्या होती हैं? ठीक है, तो उसकी अगर हम बात करें तो शायद यहाँ पर ज़रूरी भी नहीं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसी होती है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसी ये इम्पॉर्टेंट बहुत है, बहुत जगह क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस ही कहेंगे, इससे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस ही कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें तो CO और N2, CO और N2 हम ले सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, सही है, 8 से 14, 7 7 14, ठीक है। हाँ तो देखिए इसमें चेक कर लीजिए, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके पास 8 होते हैं, एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पर। और N2 में 7 7 होते हैं, दोनों के पास 7 7 14, यहाँ पर 14, यहाँ पर 14। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सेम होते हैं स्पेसी में, तो हम उसे क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ध्यान रखिएगा। जैसे H- और He, H- और He, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 2, हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर होता है, 1 - 4 तो 2 हो गया, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें भी 2। ये हीलियम है आपका, हीलियम, इसमें भी 2। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है। और अगर आप लोग ये डाउट कर रहे हैं कि अभी आपको हैंड रिटन नोट्स टाइप का, जैसे आपको थ्योरी पेपर है तो लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ रिक्वायरमेंट जिन चीज़ों की, वो मैं लिखवा रहा हूँ, बाकी चीज़ें आपकी हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। उसको आप अच्छे से पढ़ के थ्योरी पूरा एक एक वर्ड आपको तुरंत समझ में आएगा, क्योंकि मैं उसी से चीज़ें रिलेट करके पढ़ाऊँगा, ठीक है। सारी चीज़ें एक्सप्लेनिंग से समझी हुई होंगी, तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी और याद करने में बहुत आसानी, याद करना नहीं पड़ेगा, समझी रहेंगी चीज़ें, बस उसको थ्योरी फॉर्म में। यहाँ पर थ्योरी लिखवाने में काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा और लेक्चर आपके लिए बोरिंग हो जाएगा, ठीक, इसलिए मैं कम थ्योरी लिखवा रहा हूँ। अच्छा जी, अब हमें आगे क्या बात करना है, अब हम आगे जो बात करना है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। ज़रा एक सेकंड, हाँ जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब बताते हैं और कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ों में हम ये कि बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में ये कैसे डिटरमाइन करते हैं, और क्वांटम नंबर्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्वांटम नंबर्स हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम अगर बताऊं क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एटम। एटम कहाँ पाया जाता है, एटम कैसे, एटम के अंदर जो है आपको सेल देखने को मिलेंगी, ठीक है। एटम के अंदर आपको क्या देखने, कोई एटम है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगी, सेल देखने को मिलेंगी। सेल के अंदर क्या आपको देखने को मिलेंगी, सब सेल देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब सब सेल के अंदर क्या देखने को मिलेगा, आपको ऑर्बिटल देखने को मिलेगा। अब ऑर्बिटल के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। सबसेल के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन सबसेल के अंदर ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। ये चीज़ें हैं एटम। तो एटम में ये सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देगा, तो वो आपके क्वांटम नंबर्स देंगे। 4 क्वांटम नंबर्स आपको पढ़ने हैं, वो जो सारी इंफॉर्मेशन एटम के बारे में आपको दे देंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट आपका। तो इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है वो आपको क्वांटम नंबर्स, तो कितने क्वांटम नंबर्स हैं तो ज़रा लिख ही देते हैं। देयर आर 4 क्वांटम नंबर, देयर आर 4 क्वांटम नंबर which describe the state of electron, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में 1 2 3 4 चारों क्वांटम नंबर इसी के बारे में बताएंगे। पहला कौन सा है, पहला हमारा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा क्या है आपका, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा आपका जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर है आपका। ये चीज़ है, ये चारों चीज़ें आपको बताएंगी किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्टेट के बारे में, ठीक है। तो इसमें किसको किस
लेटर से डिनोट किया जाता है उसके बारे में ज़रा देखें, तो इसे N से डिनोट किया जाएगा, एजीमुथल को L से और मैग्नेटिक को M से और स्पिन को S से। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर को S से स्मॉल s लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है डिटेल में समझते हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट जो हमारा है वो है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये किसके बारे में बताता है? ये आपके सेल के बारे में बताता है, ये आपके सेल के बारे में बताता है। ये किसके बारे में बताता है? तो लिख लेते हैं, इट टेल्स अबाउट सेल ऑफ एटम। इट टेल्स अबाउट सेल ऑफ एटम। जैसे n बराबर 1 तो पहली सेल है, n बराबर 2, इसको ऐसे भी के एल एम एन, तो n 2 3 4, के बराबर है तो 1 यानी 1 नंबर ऑफ सेल 1, l बराबर 2, m बराबर 3, n बराबर 4। ठीक है, इस तरीके से होता है, ये कैपिटल में सारे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से कभी नंबर ऑफ सेल ना दे करके के एल एम एन दे देता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसमें क्या बता रहे हैं? इट टेल्स अबाउट द सेल ऑफ एटम। सेल कौन सी सेल है एटम की, वो चीज़ आपका बता रहे हैं। इट टेल्स अबाउट द सेल ऑफ एटम, एटम की सेल बताता है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर इसके में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, इसको आई थिंक मिटा देना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। इसको लिखने से कोई मतलब नहीं है, आप लोग जानते हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से। आगे अब बताते हैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ टर्म हैं, उनको याद करते हैं और उनको समझते हैं। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, n कैन नेवर बी जीरो। पहला जो है n कैन नेवर बी जीरो, नेवर बी जीरो। n कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। n कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्या जीरो सेल होती है? सेल तो 1 2 3 4 होती है, जीरो सेल नहीं होती है। तो n कभी भी जीरो आपका नहीं हो सकता है, ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए। अब इसमें जो है और क्या बता सकता है, ये रेडियस के बारे में भी बता सकता है। सेकेंड फैक्टर, इट टेल्स अबाउट द रेडियस। इट टेल्स अबाउट द रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम, रेडियस के बारे में बताता है। तो रेडियस के लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि r इज इक्वस टू आपका आर एन इज इक्वस टू 0.591 n स्क्वायर अपान जेड एंगस्ट्रॉम। ये आपका रेडियस के बारे में आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। दूसरा चीज़ ये है, ये एनर्जी ऑफ सेल भी बता सकता है। इट टेल्स अबाउट द एनर्जी ऑफ सेल। इट टेल्स अबाउट द एनर्जी ऑफ सेल। ठीक है, इट टेल्स अबाउट द एनर्जी ऑफ सेल। तो ई एन इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसमें आंसर किस में आता है? इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आता है। इसकी जो यूनिट होगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, अगर इस फार्मूले से अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो। ठीक है, अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पहली सेल में अगर आपको एनर्जी फाइंड करना है, अगर E1 फाइंड करना है तो आप -13.6, और अगर Z बराबर 1 गिवन है तो 1 अपान 1 का स्क्वायर। अगर E2 फॉर Z इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, एटॉमिक नंबर आपका गिवन है, -13.6 इंटू 1 अपान 2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। ये आपका कंप्लीट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा आपका जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। नंबर 2 जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में हम अब यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये किसके बारे में बताता था? इट टेल्स अबाउट द सबसेल ऑफ एटम। इट टेल्स अबाउट द सबसेल ऑफ एटम, सबसेल ऑफ एटम।
इट टेल्स अबाउट द सेल, सब सेल ऑफ एटम, सेल के अंदर सब सेल आपकी होती हैं, उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है। इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहा जाता है इसके बारे में। अब इसको डिनोट किससे किया जाता है? डिनोट किया जाता है डिनोट बाई एल, डिनोटेड बाई एल, डिनोटेड बाई एल, स्मॉल एल, बेल। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू जो होती है एल वेरीज फ्रॉम 0 to n-1, ये आपका हो जाएगा। अब L की वैल्यूज आपकी कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिटल के लिए हैं, वो आपको याद करनी पड़ेंगी। L की वैल्यू जो है कुछ स्पेसिफिक, आप सबसेल हैं कि SPDF ये आपकी सबसेल हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पर आपको देखना है L की वैल्यू और सबसेल, ये आपके ऑर्बिटल नहीं है SPDF, ये आपके सबसेल हैं। L की वैल्यू अगर 0 होगी तो ST1 1 2 3, अगर G भी ले लोगे तो 4 आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज होंगी, ये आपकी सबसेल के लिए L की वैल्यूज होंगी। अच्छा जी, अब देखो इसमें और बातें हम करते हैं। इसमें ये चीज़ यहाँ पर अगर ध्यान दें तो यहाँ से आप देखिए कि L वेरीज फ्रॉम 0 to n-1, 0 से n-1 होगा, n नहीं हो सकता है। L कैन नेवर बी इक्वल टू 1, सॉरी n इक्वल टू n, यानी सबसेल, नंबर ऑफ सबसेल के बराबर L कभी नहीं हो सकता है, ये चीज़ आपका है। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ ना कुछ। अब हम आगे देखते हैं इसमें कि 1s है तो इसके लिए वैल्यू निकाल लेते हैं। L के लिए 1p है, 2p है, इनके सबके लिए वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो आपने पढ़ा होगा, कभी 1p नहीं पढ़ा है, 1s पढ़ा है, 2p पढ़ा। तो देखिए क्या रीजन है। 1s के लिए अगर हम L की वैल्यू निकालें तो यहाँ n इक्वल टू 1 है, तो 0 to n-1 आएगा। L बराबर 0 to 1 माइनस है 0 to यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, n बराबर 1 है, तो 0 to 1 माइनस 1 यानी 0 to 0, 0 आ जाएगा। लेकिन अगर 1p की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा n बराबर 1 आ जाएगा, और तो L की वैल्यू 0 to n-1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 हो गया, 2 n-1 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा, और L की वैल्यू p के लिए 0 नहीं होती है, तो यहाँ पर L कैन नेवर बी इक्वल टू n। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लिख सकते हैं L इज नॉट इक्वल टू n, ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ आपका, ये रीजन है आपका, ये चीज़ दिक्कत है। इसके लिए n की वैल्यू n हो। और अगर आगे और देख लें ज़रा सा, 2p भी देख लें, ये एग्जिस्ट करेगा क्योंकि n बराबर 2 है, और 0 to n-1 यानी 0 से 0 to 2 माइनस 1 यानी 0 to 1, 1 इसकी L की वैल्यू होती है। L बराबर 1 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका होता है 2p ऑर्बिटल आपका होता है, 1p ऑर्बिटल आपको नहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा जी, इतनी बातें हो गई, अब हमें आगे और बातें करनी है। कौन सी बातें करनी, आइए देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सेल और नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है। चलो आगे समझेंगे, जब थोड़ा ऑर्बिटल बनाएंगे तभी ऑर्बिटल समझेंगे। वैसे देखो S में आपके एक ऑर्बिटल होता है, ये एक ऑर्बिटल है। P में आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं, D में आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं, F में आपके 7 ऑर्बिटल होते हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल जो होता है वो 2 होता है। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कभी आपने भरे हैं? 3 3 6 एक साथ, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इन्हीं ऑर्बिटल में भरा। ये ऑर्बिटल हैं आपके, इसमें 3 ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल होते, इसमें 2 ऑर्बिटल हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 2 हैं, इसमें 5 ऑर्बिटल।
तो अगर 5 ऑर्बिटल है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 10, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 तो 5 में 10, इसमें 7 हैं। इसमें अगर 7 ऑर्बिटल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 14 भरे जा सकते हैं, 7 ऑर्बिटल। अच्छा जी, आइए आगे देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सेल, किसी सेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल, इससे क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सेल इज इक्वल टू n स्क्वायर होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सीधे इसके दुगना हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इन अ सेल, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2n स्क्वायर। बोलो, चेक करो भाई सही कह रहा हूँ। तो कोई भी सेल ले लो, ठीक है, हमने ले लिया n इज इक्वल टू 2, यानी सेकेंड सेल ले लिया। तो सेकेंड सेल में क्या होता है? 2s2 होता है और 2p6 होता है। तो इसका एक ऑर्बिटल और इसके 3 ऑर्बिटल, 3 एक 4 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हो? 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 ऑर्बिटल 8 इलेक्ट्रॉन। चेक करो, इस फार्मूले से चेक करो, n बराबर 2, n स्क्वायर, इसमें ऑर्बिटल जो होगा वो होगा 2 का स्क्वायर यानी 4, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 2n स्क्वायर यानी 2 × 4 यानी कि 8। लो आ गया। तो इस तरीके से चीज़ें आपकी क्लियर होना चाहिए। सिमिलरली अगर 3 के लिए बात करें, n इज इक्वल टू 3, तो क्या क्या एग्जिस्ट करता है? 3s2 होता है, 3p6 होता है और 3d 10 होता है, 3f नहीं एग्जिस्ट होता है। तो यहाँ पर आपको कितने ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे? एक, इससे एक ऑर्बिटल, इससे 3 और इससे 5, 5 3 8 1 9, तो 3 का स्क्वायर 9, n स्क्वायर बराबर 9, n स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यहाँ से 9 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन आपके 18 हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ आपकी हो गई। अब हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबसेल, कि एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, s में कितने हो सकते हैं, p में कितने हो सकते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबसेल, एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल आपके हो सकते हैं? वो ऑर्बिटल आपके होंगे 2l+1, 2l+1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल के दुगने हो जाएंगे ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल 2 × 2l+1, ठीक है, ये चीज़ हो गया। आइए देखते हैं, पहला एग्जांपल में हमने s ऑर्बिटल ले लिया, 1s ऑर्बिटल ले लिया, 1s ऑर्बिटल ले लिया, तो हमें सब s की वैल्यू l की वैल्यू यहाँ से 0 मिलेगी, s के लिए 0 होती है, ठीक है। तो 2l+1, तो 2 × 0+1, 1 आ गया। कितने ऑर्बिटल s में होते हैं? 1। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल जो है ये ऑर्बिटल हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन 2 2l+1, 12+1 की वैल्यू 1 है, तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2। ये आपका हो गया। आगे और देख लेते हैं, कोई ना कोई एग्जांपल और देख लेते हैं 3D। तो यहाँ पर L की वैल्यू 2 देखने को मिलेगी। नंबर ऑफ ऑर्बिटल देखो, 2l+1, 2 × 2+1 यानी कि 5। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 × 5 यानी 10। बोलो, यही होगा नहीं होगा? यही होगा, आपको देखने को यही मिलेगा। अच्छा जी, आगे की बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और आई होप आप लोगों को फर्स्ट वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। तो कीप वॉचिंग और अच्छे से अपने एग्ज़ाम के प्रिपेयर करें। थैंक यू सो मच।